हाँ जी, तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई पार्ट बी। ठीक है, तो देखो पार्ट ए हो गया अपना, अब सेकंड पार्ट बी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या लेंथी क्वेश्चन करेंगे। देखो जो मैं यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन भाई तुम्हें सोल्व करवाऊंगा ना, वो यार थोड़े ब्रीफ में रहेंगे, छोटे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 7 नंबर के लिए मैं तुम्हें कम से कम 6-7 पेज का मैं कंटेंट यहीं पे पढ़ा दूं। ठीक है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा बिल्कुल आइडिया दे रहा हूँ अच्छे से, कि मतलब उस कंसेप्चुअल बात बता दे रहा हूँ। और क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं पहले से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो भाई वहां से कंटेंट वगैरह सब मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो देखो बी पार्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा भाई, क्या है भाई क्वेश्चन? सेकंड का फर्स्ट क्या है भाई, बियर लैम्बर्ट लॉ पूछ रहे। क्या पूछ रहा है? बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ पूछ रहा है भाई तुमसे। ठीक है ना, अब ध्यान दो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। तुमसे क्या पूछा है इसमें, तुम्हें एक्सप्रेशन वगैरह पूछी है, एक्सप्रेशन पूछी है इसकी। तो देखो कुछ नहीं करना, होता क्या ये समझ लो, ध्यान दो। तुम्हारे पास मान लो ये कोई तुम्हारा सैंपल है, समझ लो पहले छोटा सा। ठीक है, होता क्या है, तुम्हारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ के अंदर यहाँ पे आई नोट इंटेंसिटी की लाइट आती है, आई नोट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, आई ए लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो निकल जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, आई टी ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है ना, ये टर्म में ज्यादा डिटेल में लिखवा ना रहा हूं, ठीक है ना, याद रख लो। लेकिन अब देखो इसकी जो लेंथ होती है ना उसको बोलते हैं एल, और जो अंदर कंसंट्रेशन भरी हुई है ना, कंसंट्रेशन जो तुम्हारी भरी हुई है भाई, वो हो गई सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी एब्जॉर्बेंस आती है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो तुम्हारी एब्जॉर्बेंस आती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन के। ठीक है, और लेंथ के, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड द कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए अपने पास एक कांस्टेंट आ जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब देखो फॉर्म तुमसे डेरिवेशन पूछा है, मैं तुम्हें सारी फॉर्म बता देता हूँ, इसकी अलग अलग शक्लें दिखा देता हूँ। जो a इज इक्वल टू ELC विच इज इक्वल टू log I नोट माइनस log IT। भाई आई नोट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई टी की इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, log आई नोट डिवाइड बाई आई टी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्म को मैं अगर ऐसे लिखूं, log आई, इसको लिखता हूं 1/IT डिवाइड बाई आई नोट। कुछ नहीं किया भाई, जो ये तुम्हारा आई नोट दिख रहा था ना, इसको नीचे लेके गया, और जो आई टी डिवाइड बाई आई नोट होता है ना, वो होता है ट्रांसमिटेंस, टी के इक्वल टू, किसके इक्वल टू लिखोगे इसको? log 1/T। ठीक है, इसके इक्वल टू हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां भी 100 और इसको 100 से जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई 100 से इंटू कर दिया तो परसेंट आ गया। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? 2 माइनस log परसेंट टी, क्योंकि log 100 की वैल्यू 2 कर देंगे और ये ऊपर जाए तो log परसेंट टी। तो ये अलग अलग फॉर्म हो चुकी है तुम्हारी बियर लैम्बर्ट लॉ की। तुमसे इनमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और कोई भी रिलेशन पूछ सकता है कि एब्जॉर्बेंस लेंथ के कंसंट्रेशन के कैसा प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भाई चीजें एक्सप्लेन कर देना थोड़ी। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ में। ठीक है, अगली बात पे चल रहा हूं भाई मैं। नेक्स्ट बात ध्यान देना भाई, अगली बात क्या है भाई, तुमसे पूछ रहा है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। क्या पूछ रहा है? लिमिटेशंस पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो लिमिटेशंस आखिर थी क्या, इसकी लिमिटेशन यहां लिख करते हैं। लिमिटेशन, लिमिटेशंस क्या है भाई, इसकी ध्यान दो। ये इसमें जो अपन लाइट यूज करते हैं ना, वो होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाइट शुड बी, यहां लिख देता हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज, मोनोक्रोमेटिक लाइट is used
मतलब कि लाइट मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसकी वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में हो, वेवलेंथ वगैरह एक ही हो, फिक्स, ठीक है ना, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। सेकंड बात, ये कैसा लो होता है, लिमिटिंग लो बोलते हैं इसको। कैसा लो है, लिमिटिंग लो है। लिमिटिंग लो का मतलब ये है भाई, तुम्हें समझो, देखो ध्यान से, इसमें होता है एब्जॉर्बेंस, यहां लिखा है एब्जॉर्बेंस, और कंसंट्रेशन के बीच में मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो तुम्हें पता है कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो मेरी बात पे, मतलब कि कहने का मतलब ये है, कुछ एक एक्सटेंट तक, कुछ एक एक्सटेंट तक ये काम कर रहा है, ये लो काम कर रहा है, मतलब एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन सही शो कर रहा है। आना कैसे चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, कि मतलब इंक्रीज होना था कि जब अब एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाएगी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन क्या मोर ज्यादा मैक्सिमम होती जा रही है, तो ये लोग क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन पे क्या कर जाता है, ये लो फॉलो नहीं होता, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज यूज्ड। क्या कह रहा हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन यूज नहीं करना है, कंसंट्रेटेड चीजें नहीं लेनी, ओनली डाइल्यूट चीजें लेनी है इसके अंदर। क्यों, लिमिटिंग लो इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये तुम्हारा कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन शो नहीं करना चाहिए, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन शुड बी देयर, ठीक है भाई। कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होनी चाहिए, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब भाई लाइट की भी कोई स्कैटरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग लो होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करती है, ये क्या है इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये देख लेना भाई। नेक्स्ट पे चल, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है कमेंट मार देना किसी को, ये मैंने पढ़ा रखे हैं, मैं बियर लैम्बर्ट लो वगैरह की तुम्हें क्या कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, 1 घंटे तक पढ़ाया मैंने बियर लैम्बर्ट लो, तो यार एक बार देख लेना, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेना थोड़े, अगर किसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ने का शौक हो तो, ठीक है भाई। बात नेक्स्ट बात पे ध्यान दो, यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा भैया, क्वांटम यील्ड, क्वांटम क्वांटम यील्ड पूछ रहा है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया क्वांटम यील्ड होती क्या आखिर, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में 5 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब तुमसे कंडीशन पूछ रहा है कि भाई क्या, कि जब 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब कि हाई क्वांटम यील्ड कब हो जाती है, कब लो क्वांटम यील्ड हो जाती है। हाई क्वांटम यील्ड तो एक्चुअली जब हो जाती है जब तुम्हारा एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे कि एक ही क्वांटा तुम्हारे पास, मान लो क्या है, ए भी ले लो, कोई भी ए भी एक मॉलिक्यूल है, तुमने एक क्वांटा दिया, एच न्यू पे है, फोटोन दिया, क्वांटा फोटोन, ठीक है, उसने क्या करवा दिया, कन्वर्ट कर दिया इसको ए प्लस बी में, ठीक है, ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, जो तुम्हारे ए प्लस बी है ना, ये क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, कैसे भाई, देखो ध्यान देना, जैसे कि अब तुमने अरे फिर से ले लिया ए बी प्लस ए, ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये होगा क्या, ये क्या कर जाएंगे, एक 2 बना देगा, मतलब ए बन गया प्लस बी बन गया, मतलब देखो ऐसे ही अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करके दिखाऊं इसको, कैसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी, तो तुम्हारा क्या बन सकता है भाई, बी बी प्लस ए। देखो समझो एक बार कि मतलब फोटोन एक ही है, फोटोन एक ही है, क्वांटा एक ही है, लेकिन वो एक से ज्यादा स्टेप में क्या कर रहा है, एक से ज्यादा स्टेप्स को क्या करवा रहा है, एक्टिवेट करवा रहा है, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। जब भी एक क्वांटा एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा तो उसकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, क्वांटम यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखनी है ये बात हमेशा, ठीक है ना, क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे इसमें एग्जांपल लिख लो यार तुम, एग्जांपल, ठीक है ना, इनके पॉइंट में है ना बोर्ड पे डाल दूंगा भाई, ठीक है, उस पे देख लेना भाई, अलग से बिल्कुल अच्छे से पॉइंट्स वगैरह, ठीक है ना, डिटेल में लिख के आइए भाई इनको तुम। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं,
इसके एग्जांपल, अरे एग्जांपल देख लो यार तुम, एग्जांपल देखो तुम्हारा होता है भाई HCl है, जैसे कि जिसमें हाई क्वांटम यील्ड होती है, उसके एग्जांपल एक नंबर में पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। HCl है भाई, HCl की क्वांटम यील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या बनाता है भाई HCl तुम्हारा भाई HCl, अरे HCl में फॉर्मेशन H2 प्लस Cl2 क्या बनाता है, HCl बनाता है, 2 मोल ऑफ HCl। ये तुम्हारा भाई किसका एग्जांपल है, क्वांटम यील्ड, हाई क्वांटम यील्ड का। देखो 5 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और भाई ऐसे ही एग्जांपल देख लो ओजोन का फॉर्मेशन O2, 3 मोल ऑफ जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तब अपने पास 2 मोल ऑफ ओजोन बनते हैं। ये भी एक हाई क्वांटम यील्ड का एग्जांपल है। तो ये 2 एग्जांपल याद रख लेना भाई, ठीक है। अरे 2 एग्जांपल याद रख लोगे ना। अगले चल दूं, नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई मैं, ठीक है। ये डिटेल में यार तुम देख लेना, मैं इतना ज्यादा हर एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बार बार मेहनत नहीं करनी चाहिए इससे, ठीक है। अब देखो बार बार करनी चाहिए भाई मेहनत तो, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, क्या कह रहा हूं मैं। अब अगली बात क्या करती है भाई, 5 की वैल्यू लेस देन 1, 1 से कम है, ठीक है। अब देखो आपको कैसे करना है। 5 की वैल्यू जब कम है, इसका मतलब तुम्हारा कोई मॉलिक्यूल था जो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाए, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल एक्टिवेट होके वापस डीएक्टिवेट हो जाए, उस केस में क्या हो जाती है तुम्हारी क्वांटम यील्ड कम हो जाती है, ठीक है। अरे इनका मैं ना लिखे हुए अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में मैं पेज डाल दूंगा, ये मैंने एक्चुअली पढ़ा रखे हैं पहले से, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक भी कर लेना, और हो सका तो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, अब इसके अंदर एग्जांपल बता देता हूं मैं इसमें तुम्हें। एग्जांपल क्या भाई, इसमें फर्स्ट एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, HBr का फॉर्मेशन, मतलब H2 प्लस Br2 मिलके क्या बनाएंगे भाई, 2 मोल ऑफ HBr बनाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल, इसमें क्वांटम यील्ड लेस देन 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल जो याद रखना है तुम्हारा हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है कि N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या हेबर्स प्रोसेस, इसके अंदर भी तुम्हारी क्वांटम यील्ड क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हुई भाई, क्लियर हुई भाई। डिटेल में भाई पॉइंट दिखा दूंगा मैं तुम्हें, आगे चल रहा हूं, लेकिन अभी के लिए मैं आगे चल रहा हूं, अभी के लिए आगे चल रहा हूं, ठीक है। अगली बातों पे ध्यान दो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया अपन, ठीक है। देखो भाई सेकंड, देखो सेकंड में तुमसे क्या पूछा भाई, जेवलॉन्स की डायग्राम पूछा, और उसमें जो जो टर्म्स एक्सप्लेन करनी है वो पूछ रहा है, मतलब जो जो टर्म्स आती हैं वो पूछ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद तुमसे रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव पूछ रहा है। अब देखो मैं एक ही डायग्राम से सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, तुम्हारे पास क्या होती है, अलग अलग स्टेट होती है, 2 टाइप की स्टेट होती है भाई। ये दिख रहा हूं S0, ठीक है। ध्यान दो पहले डायग्राम पे, ये क्या भाई S1, ये है H2 तुम्हारा, और ये है S3, ठीक है, ठीक है ना। देखो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर में हैं। देखो ध्यान से, कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, मतलब सिंगलेट स्टेट का मतलब ये है, जो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है तुम्हारी 2s+1, 2s+1 होती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आए, अगर 1 आए ना, तो वो किसी स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में है। S मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करे सिंगलेट, और O मतलब 0, मतलब ग्राउंड स्टेट में। किसमें है भाई, ग्राउंड स्टेट लिखूंगे यहाँ पे यार, किसमें भाई, GS, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 क्यों आती है इसकी, क्योंकि देखो S इज इक्वल टू प्लस हाफ, क्योंकि ऊपर वाला स्पिन प्लस हाफ और नीचे वाला स्पिन माइनस हाफ, तो S की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। S की वैल्यू 0, तो कितना आएगा, 1 आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट, मतलब सिंगलेट 1 स्टेट है, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। ऐसे देखो ट्रिपलेट फॉर्म और बना देता हूं हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म की एनर्जी कम होती है सिंगलेट फॉर्म से, इसीलिए जब भी बनाओ ना तो सिंगलेट यहाँ पे, तो ट्रिपलेट को यहाँ बनाना नीचे थोड़ा। T1 लिख रहा हूं इसको, देखो T1 फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट, ये लिख रहा हूं भाई T2, ये लिख रहा हूं भाई T3, ये ट्रिपलेट स्टेट बना दी। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है भाई, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, देखो ऊपर वाली स्पिन में दोनों की स्पिन सेम होती है, इसीलिए जो इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है ना 2s+1, वो कितनी आती है,
3 मतलब ट्रिपलेट फॉर्म है, मतलब s की वैल्यू क्या हो गई प्लस हाफ मतलब s की वैल्यू 1, इसीलिए 2s प्लस 1 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है 3, इसलिए ट्रिपलेट फॉर्म होती है। ठीक है, आगे बात पे ध्यान देना। अब क्या होता है तुम्हारे सबसे पहला काम होता है एब्जॉर्बेंस का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले एब्जॉर्बेंस। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहां जाता है एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो यहां ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में थे ना इलेक्ट्रॉन, ये करके जा रहा है एक्साइटेड, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं, सेकंड में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी जा सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कितने क्या ये देखो एब्जॉर्बेंस हो रहा है। ठीक है, फिर जब देखो ऊपर पहुंच गया ना, यहां पे जब पहुंच गए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, अब उनका क्या होगा रिलैक्सेशन होगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन। जो तुम्हारा रिलैक्सेशन है ना वो तुम्हारे दो तरीके से हो सकता है। रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है दो तरीके से। ठीक है, कैसे कैसे भाई, एक तो तुम्हारा हो सकता है नॉन रेडिएटिव। कैसा नॉन रेडिएटिव, मतलब जिसमें रेडिएशन का यूज ना हो, किसकी फॉर्म में रिलीज होगी हीट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। जो तुम्हारे जो ऊपर से नीचे आएगा जब एनर्जी, तो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी हीट की फॉर्म में। दो होते हैं ये तुम्हारा, एक होता है आईसीएस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है ना, आईसीएस हो गया और एक हो गया आईसी। ठीक है ना, दो हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, ये दोनों है क्या आखिर। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा जो रिलैक्सेशन है वो देखो, अगर सिंगलेट से सिंगलेट में, देखो ध्यान दो क्या समझा रहा हूं मैं, सिंगलेट से सिंगलेट में अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं आईसी। ठीक है ना, ये क्या है मतलब कि अगर एक सिंगलेट 3 से किस में आ गया सिंगलेट 2 में आ जाए, या फिर सिंगलेट 2 से किस में आ जाए सिंगलेट 1 में आ जाए, रिलैक्सेशन हो जाए ऐसे। ठीक है, उसको बोलते हैं आईसी। ठीक है, आईसीएस में क्या होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है आईसीएस मतलब सिस्टम क्रॉस कर गया, मतलब कि ध्यान दो मेरी बात पे, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये किस में आ गया भाई इसमें आ गया, किसमें ट्रिपलेट फॉर्म में। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म में जब भी आएगा उसको बोलेंगे आईसीएस। ऐसे ही अगर यहां से किस में आ जाए इसमें आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे आईसीएस। ठीक है, क्या बोलेंगे आईसीएस। इसका मतलब ये है कि अगर S2 से किस में आ जाए T2 में आ जाए, या फिर S1 से T1 में आ जाए, इसको क्या बोलते हैं आईसीएस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई आईसीएस बोलते हैं, मतलब कि उसने अपना सिस्टम चेंज कर लिया, क्रॉसिंग कर ली, क्रॉस करके आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म में, सिंगलेट से अगर ट्रिपलेट फॉर्म में आ रहा है तो आईसीएस। एक नंबर में इन टर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट बात, फर्स्ट चीज क्लियर हो गई नॉन रेडिएटिव। अब देखो रेडिएटिव देख लेते हैं क्या होता है। रेडिएटिव कौन से होते हैं रेडिएटिव, इसमें भी अब तुम्हारे दो होते हैं, एक तो फ्लोरोसेंस एक फोस्फोरेसेंस। ठीक है, एक होता है तुम्हारा फ्लोरोसेंस, एक फोस्फोरेसेंस। ठीक है ना भाई, अब ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अब देखो अच्छे से, जो तुम्हारा फ्लोरोसेंस होता है ना उसमें क्या होता है भाई, इसमें होता क्या फ्लोरोसेंस में कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है समझना, जो तुम्हारी ये एक्साइटेड स्टेट है ना, इसको इस ब्लैक कलर से बना देता हूं भाई, जो तुम्हारा ये हो रहा है ना ये रिलैक्सेशन, मतलब सिंगलेट से जब ग्राउंड स्टेट में आ जाए, किस क्या बोल रहा हूं सिंगलेट से ग्राउंड, सिंगलेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड जीरो ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं भाई फ्लोरोसेंस। समझना ये क्या भाई तुम्हारा फ्लोरोसेंस है। ठीक है, समझ गए, ये फ्लोरोसेंस है। फोस्फोरेसेंस में क्या होता है भाई तुम्हारा, इसको भाई थोड़ा और बड़ा करके लिख देते हैं, फ्लोरोसेंस हो गया। फोस्फोरेसेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहां पहुंच गया, अब ये वापस से सिंगलेट के अंदर आ जाए, ट्रिपलेट से मतलब कि T1 से आ जाए सिंगलेट में, इसको बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। तो इसको क्या बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। ठीक है भाई, ये तुम्हारा जेपलोन्स की डायग्राम है, उसमें सारी टर्म एक्सप्लेन हो गई, नॉन रेडिएटिव हो गया तुम्हारा, रेडिएटिव हो गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें तुम्हें बतानी, अगर ये आता है तो तुम कर लोगे। ठीक है ना, ये चीजें एक्सप्लेन कर दी है भाई, कंसेप्चुअली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ठीक है ना, गलतियां मत करना,
कर लोगे ना, आईसी कर लेना, आईसीएस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेशन। हाँ भाई हो गई है सारी, ठीक है, ठीक है ना। और देखो भाई डिटेल में अच्छे सुंदर सुंदर लिखे हुए चाहिए, तो भाई लेक्चर जो लंबा सा है उसको एक बार रेफर कर लेना, ठीक है, कर लेना भाई रेफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब अपन। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखो आंसर नंबर कौन सा है भाई, थर्ड। मतलब भाई अब आ गए अपन यूनिट सेकंड पे। अरे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड यूनिट पे आ गए, ठीक है। देखो तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है भाई तुमसे, तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि भाई यूवी के अंदर ट्रांजिशन बताना है। यूवी के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सिंपली अपन पढ़ते हैं, सिंपली क्या पढ़ते हैं यू में, कि भाई तुम्हारे पास ऐसे बैंड होती है, ठीक है। क्या होता है भाई, ये भाई सिग्मा, ये इसको बोलोगे तुम पाई, ठीक है। ये होगा एन, ये होगा तुम्हारा पाई स्टार, और ये होता है भाई तुम्हारा सिग्मा स्टार, ठीक है, ठीक है ना भाई। ट्रांजिशन देखना अभी मैं बता देता हूं कैसे होते हैं, ये डायग्राम याद रहना चाहिए। ये होते हैं तुम्हारे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। देखो बॉन्डिंग ये दोनों के दोनों, ये कैसा होता है नॉन, एंड नॉन बॉन्डिंग कैसा होता है भाई, नॉन बॉन्डिंग होता है। और जो बच गया तुम्हारा लास्ट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग। अरे एंटी बॉन्डिंग होनी ही है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग होते हैं भाई ये। अब देखो ट्रांजिशन देख लो भाई क्या होता है ट्रांजिशन के अंदर, ध्यान दो। अगर तुम्हारे चार टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है तुम्हारा, तुम्हारा हो सकता है पाई से पाई स्टार, ठीक है। तीसरा ट्रांजिशन एन टू सिग्मा स्टार, चौथा एन टू पाई स्टार। चार ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन कौन से भाई तुम्हारे, फर्स्ट इधर दिख रहा है नहीं यार, इधर लिखूं या फिर देख लो यहीं पे रिप्रेजेंट कर दूं क्या, देखो कौन कौन से फर्स्ट ट्रांजिशन, कौन सा भाई, सिग्मा से सिग्मा स्टार का, ठीक है। अरे ठीक है ना, ये वाला ट्रांजिशन है भाई सिग्मा से सिग्मा स्टार का। दूसरा ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, ठीक है। तीसरा ट्रांजिशन कौन से, एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, ठीक है। चौथा ट्रांजिशन भाई क्या है, एन से पाई स्टार, ठीक है। ये चार टाइप के भाई तुम्हारे ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है भाई तुम्हारी, इसकी होती है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, इसकी होती है। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। तो ये तुम्हारे चार टाइप की यूवी के जैसे बैंड मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें अलग अलग यार डिटेल में पढ़ते हैं अपन, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, 1 घंटे के लेक्चर में यूवी पढ़ा रखी है पूरी, ठीक है ना। ये देख लेना भाई ट्रांजिशन में, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ भाई, तुमसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, अगला क्या पूछ रहा है भाई तुमसे, अगली चीज भाई तुमसे पूछ रहा है रमन, क्या पूछा है तुमसे, रमन पूछ रहा है भाई, ध्यान दो। स्टॉक्स, एंटी स्टॉक्स और रेले लाइन पूछिए कैसे आते हैं, देखो क्या होते हैं ये, एक्सप्लेन कर देते हैं ग्राफ से। देखो यहां पे तुम्हें एक लंबी सी बैंड दिखेगी इंटेंसिटी की, वो होती है रेले की, ये होती है रेले लाइन। यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर में मिल दिख रही है वो है रेले लाइन, ठीक है, रेले लाइन। और इसकी देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, आई फॉर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्कैटर लाइट। मतलब जितनी लाइट इंसिडेंट करे उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर स्कैटर कर जाए ना तो अपन को मिलती है रेले लाइन, ठीक है। और ध्यान दो इधर इस पे देखो भाई, ये है एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स, एंटी स्टोक्स लाइंस कब मिलेंगी, ये तब मिलेंगी तब तुम्हारी देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर लाइट ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। मतलब जो तुम्हारी लाइट स्कैटर कर रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हो किससे, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हें कौन सी मिलती है, एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। और देखो भाई ये कौन होता है भाई तुम्हारे स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइंस होती है भाई, ठीक है ना। स्टोक्स लाइन में क्या हो जाता है भाई तुम्हारी स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है इंसिडेंट लाइट से,
ये तीन केस देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन को अपन बोलते हैं कंबाइनली रमन लाइंस, ठीक है ना। तो रमन लाइंस कौन कौन सी, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स क्या हो गई, रमन लाइंस हो गई। जो बीच में तुम्हारी उसको बोलते हैं रेले लाइन, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है ना। फिर इस इंटेंसिटी स्टोक्स की और फिर एंटी स्टोक्स की सबसे कम, ठीक है। ये देख लेना भाई, तुम्हारी तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तीनों से कि भाई स्टोक्स और एंटी स्टोक्स और रमन लाइंस बताओ, रेले लाइंस बताओ क्या होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें बता देना, ग्राफ वगैरह बना देना, और भाई डिटेल में देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, देखो भाई तुम्हारे इसके और पार्ट में क्या है, और में क्या पूछ रखा है। एक तो तुमसे पूछ रखा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताओ, क्या पूछा है, स्पेक्ट्रो फोटो मीटर पूछ रहा है तुमसे, क्या होता है भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल बता दो, ठीक है, और उसका वर्किंग मॉडल वगैरह बता दो क्या होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। यह सीधी सी बात है, सिंपल एक फंड है, किस पे काम करता है भाई, वो एब्जॉर्बेंस पे काम करता है। किस पे, कितना एब्जॉर्बेंस हुआ, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, कितना एब्जॉर्बेंस हुआ, एब्जॉर्बेंस बाय मैटर, ठीक है ना। मतलब कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई तुम्हारे मैटर से या फिर तुम्हारे कोई भी मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। तो मेन जो प्रिंसिपल है वो यही है, एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अब देखो इसका मॉडल देख लेते हैं सिंपल तरीके से। क्या क्या होता है मॉडल, कुछ नहीं, तुम्हारे पास क्या होती है भाई, सबसे पहले लाइट का सोर्स होता है। ये क्या है भाई, सोर्स ऑफ लाइट है तुम्हारी कोई, ठीक है। क्या भाई तुम्हारे सोर्स ऑफ लाइट है ये, ठीक है। इस लाइट की डायरेक्शन हर डायरेक्शन में है, मतलब ये लाइट निकल रही है यहां से, सबसे पहले इसको लाइट को कन्वर्ट करना है किसमें, देखो ये लाइट की कोई सी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इसको पास करवाना है निकोल प्रिज्म से, किससे, निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, निकोल प्रिज्म से पास करवा दे इसको। निकोल प्रिज्म से जब इस लाइट को पास करवा दो ना, तो तुम्हारी लाइट बन जाएगी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। अब जो तुम्हारी ये लाइट बन चुकी है ना, ये कैसी हो गई, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई, ठीक है जी। अरे समझ गए क्या, अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई ना। मोनोक्रोमेटिक वो लाइट होती है, मोनो से मतलब समझ रहे हो ना, एक ही साइड डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन वगैरह हो, मोनो मतलब सेम डायरेक्शन में हो वाइब्रेशन वगैरह सभी, ठीक है। अब देखो फिर इसको तुम्हारे सीधा सिंपल बात है भाई, तुम्हारे सैंपल से पास करवानी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज बना देता हूं मैं, इसको पास करवा रहे हैं इस लाइट को, ठीक है भाई, तुम अच्छे से बनाया ना इसको, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे है तुम्हारा सैंपल, इसको बोलते हैं भाई तुम्हारे इसके अंदर सैंपल भरा हुआ है, और इसको बोलते हैं क्यूवेट। क्या बोलते हैं भाई, क्यूवेट, इसको बोलते हैं भाई तुम्हारे क्यूवेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्यूवेट होती है, इसकी ये जो सरफेस होती है ना, हमेशा याद रखना ये स्मूथ सरफेस होनी चाहिए इस साइड। ये कैसी सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ। दो सरफेस होती है, एक तो स्मूथ होती है और इधर होनी चाहिए तुम्हारी रफ सरफेस, सॉरी ये इधर इसको बोल दो, मतलब कि सीधे जो ये ऐसे डायरेक्शन में जो पड़े ना लाइट जिस पे, वो हमेशा स्मूथ सरफेस होनी चाहिए और उसी से निकले। पर तो ये याद रखना, ये सरफेस देख लो, ये होनी चाहिए स्मूथ सरफेस, जैसे कि अपनी लाइट क्या आएगी, यहां से आएगी। और ये होता है जो तुम्हारे, ये मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया, ये होता है अपर्चर, एडजस्टेबल अपर्चर बोलते हैं, एडजस्टेबल। ये तुम्हारा भाई एडजस्टेबल अपर्चर होता है, ठीक है। अब तुम्हारी लाइट यहां से कैसी लाइट, ध्यान दो, वही तुम्हारे आई नोट इंटेंसिटी की लाइट अंदर जाएगी और आई टी इंटेंसिटी की लाइट बाहर निकलेगी, निकल जाएगी ना, आई टी इंटेंसिटी की लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब इस दौरान इसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होती है, क्या होती है, एब्जॉर्बेंस होगी इसके अंदर, क्या होगी भाई, एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। अब उस एब्जॉर्बेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब जो ये लाइट जाएगी ना, एब्जॉर्ब लाइट, उसको कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्ब लाइट को याद रखना, एब्जॉर्ब लाइट कैलकुलेट होगी किससे, ध्यान रखना, पहले तो लगा रहता है तुम्हारे यहाँ पे
फोटो रजिस्टर, ठीक है ना, वो उन फोटोन को, एब्जॉर्ब लाइट के फोटोन को अपने कैच कर लेता है, ठीक है। फिर लगा रहता है तुम्हारे एम्पलीफायर, एम्पलीफाई तुम्हारे उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। फिर लगा रहता है तुम्हारे आउटपुट आता है, यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा आउटपुट, आउटपुट दिख जाता है। और आउटपुट किस फॉर्म में दिखता है, एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में, कुछ भी आ जाए जैसे 0.001 आ गया, एब्जॉर्बेंस आ जाती है, ये आउटपुट मिल जाता है। तो एक्चुअली तुम्हारे ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सिस्टमैटिक इस तरीके से काम होता है तुम्हारा, ठीक है ना। लास्ट में तुम्हें एब्जॉर्बेंस मिल जाती है, क्या कैलकुलेट करता है, एब्जॉर्बेंस निकालता है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, और इसी एब्जॉर्बेंस से अपन को सब पता लग जाता है, ठीक है। आगे चल रहा हूँ वैसे एक्सपेरिमेंट बात पे, ये देख लेना भाई, डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लियो, ठीक है। अब देखो अगली बातें, देखना भाई, और तुम्हें क्या पूछ रखा है भाई, क्या पूछा तुमसे, तुमसे भाई पूछ रहा है क्या, फर्स्ट 3 टर्म दे दी, उनको एक्सप्लेन करना है एक एक नंबर के लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या भाई तुम्हारी, क्या भाई तुम्हारी फर्स्ट टर्म, तुमसे पूछ रहा है आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, क्या बोल पूछा तुमसे, आइसोटोपिक इफेक्ट पूछ रहा है तुमसे। देखो आइसोटोपिक इफेक्ट नाम से समझ रहे हो, आइसोटोप, आइसोटोप की बात कर रहा है वो, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें इसको है ना रोटेशनल की टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आइसोटोपिक मतलब आइसोटोप की बात कर रहा है। अब तुम्हें मेरे को ये बताओ किस किस को रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, देखो क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी जो होती है, एनर्जी किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, चलो जूल में लिख लो, जूल में लिख रहा हूं भाई, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1, जूल में लिखे, जे मतलब जूल में लिखिए, ये एनर्जी की टर्म होती है। और जो तुम्हारे ये आई होता है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर है। और म्यू होता है तुम्हारा रिड्यूस मास, क्या होता है भाई तुम्हारा, म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास होता है, जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, 1/m1 प्लस 1/m2, इससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो ये चीज, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो मेन कंक्लूजन क्या आ रहा है तुम्हारा, जो ये पूरा फॉर्मूला होता है ना, ये होता है बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, बी, ठीक है ना, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, आइसोटोपिक इफेक्ट किसकी वजह से चेंज होगा, इस म्यू की वजह से, म्यू की वजह से चेंज होगा। और म्यू कैसा रिलेशन शो कर रहा है, म्यू तुम्हारा देखो कैसा रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्सली रिलेशन शो कर रहा है, या फिर तुम बी की टर्म में भी लिखो तो तुम्हारे इनवर्सली रिलेशन आ रहा है, कि मतलब रिड्यूस मास के इनवर्सली रिलेशन होता है किसका, म्यू का। तो देखो यहाँ पे कहां बनाई, रफ कर दूं क्या इसको, फिर मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उससे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अभी याद रख लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के। अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर क्या देखना है अच्छे से। अब तुम दो आइसोटोप ले लो, एक तो ले लो भाई कार्बन 12, एक ले लिया तुमने कार्बन 13, ये देखो दोनों कार्बन के आइसोटोप है, वैसे एक 12 एक 13 है। तो देखो इसमें तुम्हें मान लो ये जे लाइन मिल रही थी, J0 J1 J2, एक काम करते हैं अच्छे से बनाते हैं, रुको एक मिनट, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, मुझे अच्छे से दिखेगा तुम्हें। इसको मैं लिख दिया भाई J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, इसको थोड़ा और कम कर दो, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, ये लिख दी मैंने। J अभी तुम्हारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है J, किसके लिए लिखे, 12 के लिए। जो तुम 13 के लिए लिखोगे ना, 13 के लिए क्या होती है, इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, मतलब J3 यहां आएगा, J2 यहां आएगा, J1 यहां आएगा, और J0 और नीचे आएगा। तो समझ रहे हो क्या, मैंने क्या कहा था, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के रिड्यूस मास के। अब देखो इधर से इधर गए तो रिड्यूस मास क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो तुम्हारा रिड्यूस मास क्या हो रहा है, म्यू की वैल्यू बढ़ रही है, म्यू की वैल्यू बढ़ने से तुम्हारी ये वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए तो तुम्हारे ये जो लाइन से रोटेशनल लाइन नीचे आती जा रही है, देखो नीचे हो गई ना,
तो ये दोनों कंपेयर करना था और कुछ नहीं। आइसोटोपिक इफेक्ट में आइसोटोप की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, तुम्हारी रोटेशनल लाइंस की डिक्रीज हो गई, ठीक है ना, क्या हुआ, रोटेशनल लाइंस डिक्रीज हो गई, ठीक है, यही चीज बतानी थी बस तुम्हें भाई, ठीक है। आइसोटोपिक इफेक्ट एक नंबर में यार काफी है, ठीक है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्या है भाई, तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, नेक्स्ट में फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है भाई तुमसे, सेकंड फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा भाई तुमसे। देखो कुछ नहीं भैया, फॉर्मूला याद रख लेना, क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। ये तुम्हारा फॉर्मूला आता है जो तुम वाइब्रेशनल में पढ़ते हो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वी, ठीक है ना भाई, फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारे ये के है यहाँ पे, यही होता है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये तुम्हारी बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, किसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन वगैरह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, ठीक है। अब देखो ये जितनी ज्यादा के वैल्यू बढ़ेगी ना तुम्हारी, उतनी तुम्हारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चल दो भाई, एक नंबर के लिए काफी है। भाई अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, आईआर स्पेक्ट्रम पूछ रहा है तुमसे। क्या पूछ रहा है भाई, आईआर स्पेक्ट्रम कैसा आता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, सबसे पहले दो चार मीठी मीठी बातें बोल देना। आईआर स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए काम आता है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। मतलब जब तुम्हें फंक्शनल ग्रुप अगर डिटेक्ट करना है ना, तो क्या काम करोगे, तुम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हो। उसकी वजह से तुम्हें क्या पता चल जाती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है। और हर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो सबकी अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जैसे अमाइड है तो उसकी कुछ अलग होगी, तो तुम्हें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिल गई तो तुम देख सकते हो तुम्हारे मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे तुम्हें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है, तो अलग अलग सिग्नल मिल जाते हैं। मान लो एक सिग्नल कुछ अलग फ्रीक्वेंसी पे मिला, कुछ सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी पे मिला, तो ऐसे स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, इसे एक नंबर के लिए तो बस इतना ही एक्सप्लेन करना है कि आखिर आईआर स्पेक्ट्रम होता है क्या, आधे एक पेज लिखे आना है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें कर लेना। और भाई डिटेल में अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए, ठीक है ना। अब देखो भाई, अपने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड यूनिट पे चलते हैं, ठीक है ना। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तुमसे क्या पूछ रहे हैं थर्ड यूनिट में भाई, आंसर फोर्थ, ठीक है। थर्ड यूनिट में सबसे पहले क्या पूछ रहा है तुमसे, तुमसे पूछ रहा है कि भाई क्या रमन के लिए क्या थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ रहा है, थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखो मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हें एक नंबर वाले में भी बताई थी कि क्या थी, वो जो जो तुम्हारी रमन लाइंस कौन कौन सी है तुम्हारी, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन और रेले लाइन मिल रही थी। उनको वो चीज तो लिखनी ही लिखनी है, और उसके अंदर इंक्लूड क्या कर देना तुम, ये है ना डायग्राम और बना के आना। क्या भाई, देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बना रहा हूं, ये एक एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, वर्चुअल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये बना रहा हूं भाई मैं ग्राउंड स्टेट में, ये है V-1 लेवल है कोई, ये V लेवल है और ये V+1 लेवल है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, बस समझने का और कुछ नहीं है भाई। क्या करना है, अगर तुम्हारे अगर ट्रांजिशन ऐसे हो, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में गया, ये क्या है तुम्हारी वर्चुअल स्टेट, वर्चुअल स्टेट, और नीचे वाले तुम्हारी ग्राउंड स्टेट है, नॉर्मल स्टेट, ठीक है। अब देखो अगर एक्साइटेशन इधर से वो बी लेवल से बी लेवल के अंदर चला जाए, मतलब कि तुम्हारा कैसा ट्रांजिशन हो रहा है, बी लेवल से, मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी की इक्वल है। मतलब कौन है ये रेले लाइन है ना, रेले लाइन है, ठीक है। मतलब रेले लाइन में होते नहीं है कंडीशन, तो पहला डायग्राम क्लियर हो रहा है, फर्स्ट वाला रेले लाइन का, ये चीज क्लियर हो रही है। फर्स्ट वाला डायग्राम किसके लिए बनाया मैंने, रेले लाइन के लिए बनाया है, ठीक है, ठीक है ना। दोनों इक्वल होते हैं, इंसिडेंट और लाइट और स्कैटर लाइट, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई मैं,
अगला डायग्राम देखना एक बार कि भाई यही लेवल बना दिए मैंने, ठीक है। सेकंड देखो डायग्राम भाई, अगर तुम्हारे पास ये वो ये भाई v-1 v और ये v+1 है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अगर तुम्हारा एक्साइटेशन v लेवल से जो होए, ठीक है, और वापस जब आए ना तो v+1 लेवल में आए तुम्हारा, ठीक है ना, v+1 लेवल की फ्रीक्वेंसी वापस से मिले तुम्हें, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या मिले, v+1 लेवल की। अब देखो स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अरे ध्यान से देखो डिक्रीज हो गई। देखो ये थी तुम्हारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और ये है स्कैटर लाइट की। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई तुम्हारे v स्कैटर्ड लेस देन v इंसिडेंट लाइट के, कि स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये किस में देखते हैं, किसकी बात हो रही है, जल्दी देखो स्टोक्स लाइन की, स्टोक्स लाइंस, ठीक है। ये स्टोक्स लाइन में देखते हैं अपन, देखते हैं ना स्टोक्स लाइन में, ठीक है ना। इसके लिए इसका लिए जो रिलेशन आता है ना वो हमेशा याद रखना, क्या रिलेशन आ रहा है भाई, देखो अपन देखते हैं क्या, v स्कैटर्ड लाइट निकालनी होती है, वो इक्वल टू होती है किसके, v इंसिडेंट लाइट माइनस डेल्टा v के, ठीक है। माइनस लिखना है यहाँ पे, याद रखना, ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चेंज केमिकल शिफ्ट, ठीक है, केमिकल शिफ्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, ठीक है। और ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। तो देखो जब भी अगर माइनस हो मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज हो जाती है स्कैटर्ड लाइट की, तो किस में चला जाता है, वो स्टोक्स लाइन बोलते हैं उसको, ठीक है, स्टोक्स लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और देखो ऐसे ही तुम्हें एंटी स्टोक्स कहां बनाए, चलो इसी में बता दूंगा एंटी स्टोक्स, या फिर रफ कर दें, देखो रफ कर देता हूं भाई, एंटी स्टोक्स बता देता हूं फिर मैं, ठीक है। स्टोक्स आ गया ना, एंटी स्टोक्स और देख लो भाई। एंटी स्टोक्स में क्या होगा, ये तुम्हारा v-1 लेवल में आता है, मतलब स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इंसिडेंट लाइट से। तो इसके लिए जो किसके लिए, एंटी स्टोक्स के लिए, एंटी स्टोक्स के लिए, ठीक है भाई। इसके अंदर तुम्हारा वो क्या आता है, v स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट माइन प्लस डेल्टा v, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो अभी मैंने बताया था जब मैंने एक नंबर का क्वेश्चन सोल्व करवाया था इसका, कि फ्रीक्वेंसी एंटी स्टोक्स लाइन की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे मैं प्लस साइन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हो गई, एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। आगे चलूं, ये चीज क्लियर हुई, बस भाई ऐसे एक्सप्लेन करके आना है यार इसमें, और तुम्हारे थ्योरेटिकल पोर्शन तुम देख लेना, और जो मैंने एक डिटेल में वीडियो दे रखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, 1 घंटे का लेक्चर, वो देख लियो भाई, ठीक है। अगर किसको बिल्कुल डिटेल में दे करके आना है, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है ना भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, अभी क्या पूछ रहा है तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना मेरी बात पे, क्या कह रहा है तुम्हें भाई, तुमसे पूछ रहा है कौन सा स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, क्या पूछा है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पूछ रहा है। अब देखो ध्यान दो, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, देखो तुम रोटेशनल के लिए अंदर एनर्जी निकालते हो, क्या निकालते हो भाई, ई रोटेशनल के लिए क्या एनर्जी निकालते हो भाई, ओवरऑल एनर्जी बता रहा हूं इसकी, दोनों में कॉमन रहेगी, बी जे प्लस 1, यही होती है ना भाई, यही लिखते हो ना, अरे यही लिखते हो ना। अब देखो इसको जब तुम्हें रोटेशनल रमन कहे ना तो कैसे एक्सप्लेन करना है, सिलेक्शन रूल से एक्सप्लेन करना है। कैसे, सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए क्या होता है भाई, तुम्हारी जो जे की वैल्यू होती है ना, क्या तो 0 होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए भाई, +-2 होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है ये चीज, क्या रोटेशनल सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल बताओ, तो क्या बताने, तो जे की वैल्यू 0 या +-2 होनी चाहिए, ठीक है, बात समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है, क्या याद रखना है भाई, तुम्हारा जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है ना, सबसे पहले किसके अंदर होगा, कौन से मॉलिक्यूल में होगा, कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल भाई, गैसियस होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, प्लस गैसियस होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है, कैसा, लीनियर होना चाहिए, लीनियर जैसे कि जैसे तुम्हारी N2 हो गया, एग्जांपल हो गया N2H2, या फिर तुम्हारा एसिटाइलिन हो गया, मतलब लीनियर होना चाहिए तुम्हारा मॉलिक्यूल, और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तभी क्या देगा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन रूल मैंने क्या बोले, 0 या +-2 होगा। अब देखो ये कैटेगरी बना देता हूं कि मतलब जे की वैल्यू अगर 0 है, जे इज इक्वल टू 0, तो तुम्हें पता है कौन सी लाइन मिलती है, रेले लाइन मिलती है,
रेले लाइन मिलेगी तुम्हें। और रेले लाइन में तुम्हें पता है क्या क्या पता है भाई, तुम्हारे जो तुम्हारी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है, यही होती है ना। जे की वैल्यू 0 फिट कर दी भाई, आ गया सारा। अब देखो जे की वैल्यू दो कंडीशन +2 -2 क्या होता है, ये होती है रमन लाइन मिलती है यहाँ पे। जब जे की वैल्यू क्या कर रहा हूं +-2 कर रहा हूं, तो कौन सी लाइन मिल रही है, रमन लाइन मिल रही है। कौन सी मिल रही है, रमन लाइंस। ठीक है भाई, समझ रहे हो, रमन लाइंस मिल रही है अब तुम्हें। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं 1 +2 पुट कर दूंगा, एक बार -2, तो ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे कर दिया, मतलब कि ई जे। अब देखो तुम क्या करोगे कि डेल्टा बी की जो वैल्यू हमेशा याद रखना क्या आती है, इसको जब सोल्व करते हैं तो बी इक्वल टू 4j + 6 आती है। ये भाई सदाबहार फॉर्मूला है, भूलना मत इसको। क्या बोल रहा हूँ, 4j + c डेल्टा बी, ठीक है ना। डेल्टा बी क्या आ गया तुम्हारा 4j + 6। अब देखो मेरी बात समझना अच्छे से, मैं तुम्हें स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स के लिए लिखवा देता हूँ। इधर लिख रहा हूँ भाई स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स की कहानी। क्या कर रहा हूँ भाई, ओ चल जा रहे हैं। हाँ देखो ध्यान दो, स्टॉक्स के लिए क्या कह रहा हूँ, देखो स्टॉक्स के लिए हमेशा याद रखना क्या आएगा तुम्हारा, डेल्टा बी इज इक्वल टू, देखो डेल्टा बी कितना आएगा, इसको है ना, इसको मैं बता रहा हूं क्या, तुम्हारी चेंज इन स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी भी ऐसे लिख देते हैं भाई, इज इक्वल टू डेल्टा वी आई इंसिडेंट लाइट। अब देखो स्टॉक्स में क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो माइनस डेल्टा वी। समझ रहे हो क्या लिखना है, यही तो बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने स्टॉक्स के लिए। और एंटी स्टॉक्स के लिए क्या रिलेशन लिखोगे, एंटी स्टॉक्स के लिए क्या लिखोगे भाई, कि भाई बी एस इज इक्वल टू बी आई प्लस डेल्टा बी। और तुम्हें पता है डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी क्या है, बी आई प्लस बी 4j + 6, यही है ना। अभी देखो निकाला है, अभी निकाला है तुमने, बी इज इक्वल टू 4j, ऐसे ही इसमें लिख देना स्टॉक्स के लिए, बी एस इज इक्वल टू बी आई माइनस 4j 4, हाँ बी, एक मिनट भाई, बी 4j + 6। यार ये लिख दोगे ना, ये लिख दोगे स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स के लिए। ये बातें हैं भाई तुम्हारी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, ठीक है, ये कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अब ध्यान देना, थोड़ा फर्दर कंटिन्यू करते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को, ये चीज समझ में आ गई। अब ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें कि पोजीशन ऑफ रमन लाइंस कहां पे आएंगी, क्या आएंगी, पोजीशन ऑफ रमन लाइन बता रहा हूं, पोजीशन ऑफ रमन लाइंस, ठीक है। मतलब रमन लाइन की पोजीशन कहां पे आएगी, तुम्हारा जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हो इसके अंदर। अब देखो ध्यान देना, मैं समझना अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो सेंटर में कौन होता है, तुम्हारे रेले लाइन होती है। रेले लाइन में मैं बताऊंगा फिर से कि भाई तुम्हारा बी नॉट इज इक्वल टू बी आई होता है, कई देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये और रेले लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो जब इसके साइड में देखेंगे अपन, तो कौन सी रमन लाइन मिलेंगी, रमन लाइन मिलती है ना भाई तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हें रमन लाइंस मिल रही हैं इधर। तो राइट में कौन सी होती है भाई, एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है भाई तुम्हारी, ये देखो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रही है, इधर भी यहाँ पे जे की वैल्यू क्या भाई 0 1 2 3। जब जे की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी बना दो भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान दो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, ये तो इधर तो कौन हो गए तुम्हारे एंटी स्टॉक्स, राइट में कौन है एंटी स्टॉक्स, ठीक है। अब देखो और इधर कौन है लेफ्ट में, स्टॉक्स लाइन आ गई, यही होता है। अब देखो एंटी स्टॉक्स जो आई हैं, जो फर्स्ट जो तुम्हारी रमन लाइन मिलती है ना, तुमसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट रमन लाइन कितने कितने पे मिलेगी 6b पे, ये जो गैप होता है ना ये होता है 6b का, इधर जाओगे तो भी 6b होता है, ठीक है, ठीक है। और सारी मिलती है भाई गैप में 4b का गैप होता है, और सब में 4b, भाई यहां जाओगे तो भी 4b, ध्यान देना भाई, ठीक है। ये आगे तक भाई 4b 4b होता है, यार लिखें क्या ये, ध्यान दो,
4b, ये भी 4b गैप रहता है, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारी फर्स्ट रमन लाइन मिलती है वो किस पे मिलती है, 6b पे। और देखो जब j की वैल्यू 0 हो, अब देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा v इज इक्वल टू b 4j प्लस 6, यही था ना, यही था ना। अब कुछ नहीं करना, j की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब फर्स्ट लाइन जब j की वैल्यू 0 होगी तब मिलेगी। तो देखो j की वैल्यू कुछ नहीं, 0 पुट कर दो, j की वैल्यू 0 पुट कर दी भाई मैंने, j की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्या मिला तुम्हें, 6b। समझ रहे हो का, 6b मतलब फर्स्ट रमन लाइन, फर्स्ट रमन लाइन कितने पे मिली भाई, 6b पे मिली। समझ रहे हो 6b पे कैसे मिली, ऐसे मान लो j की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं, इसमें j इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, j की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं सेकंड रमन लाइन के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, b 4 इंटू 1 प्लस 6, यही है भाई, ठीक है ना, प्लस है भाई ये। अब देखो कितना आया भाई, 10b। तो सेकंड रमन लाइन कितने पे मिलेगी, जो ये वैल्यू है 10b है, देखो 6 प्लस 4 10 हो गया ना टोटल, तो ये पूरा गैप कितना हो गया, 10b क्या होगा। तो सेकंड रमन लाइन किस पे मिलते हैं, 10b। ऐसे ही थर्ड रमन लाइन किस पे, j की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू कितना भाई, 14b। ऐसे इंक्रीज होता जाएगा 4b के गैप से। तो ये होती है भाई तुम्हारे रोटेशनल रमन लाइंस, और ऐसा स्पेक्ट्रा वगैरह देखने को मिलता है तुम्हें, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये चीज क्लियर हुई, आगे चल रहे हैं भाई, अब आगे चल रहे हैं भाई, ये क्लियर। अब अपन देख रहे हैं भाई तुम्हारे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूछ रहा है यार, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिटेल में करवा रखा है मैंने, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लियो भाई। देखो ध्यान से, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में देखो तुम्हें क्या देखना है, कुछ नहीं, तुम्हारे यार एसएचओ वगैरह पढ़ते हो, सिंपल यार एक ग्राफ बता देता हूँ, ये एसएचओ बता देता हूँ यार, और डिटेल में ना तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लियो, तुम्हें मिल जाएगा पूरा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वगैरह। कुछ नहीं भाई, एसएचओ के अंदर कुछ ऐसा बनाते हैं अपन, ये सारे गैप भाई इक्वल होते हैं, इक्वल गैप होता है और एच न्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू लिख रहा हूँ भाई, ये भाई जब 0 था मतलब हाफ एच न्यू एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ये 0 पे। फर्स्ट में गए 3/2 एच न्यू, 5/2 एच न्यू, 7/2 एच न्यू, बढ़ती जाती है भाई एनर्जी। ये तुम्हारा एसएचओ के लिए वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है ना भाई, चेक कर लियो इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा यार, बहुत बड़ा करवा रखा है मैंने एसएचओ वगैरह, ठीक है, इतना लंबा करवा रखा है। वैसे एक बार देख लियो, कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा वगैरह देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है ना भाई। भाई लास्ट पोर्शन पे आ रहे हैं धीरे धीरे बबन। अब देखो आंसर नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या देख रहे हैं, ध्यान देना कि विजिबल स्पेक्ट्रम तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ध्यान देना भाई, विजिबल स्पेक्ट्रम में आखिर क्या आता है। सबसे पहले जब भी विजिबल स्पेक्ट्रम की बात हो तो समझ जाना किस रेंज की बात कर रहा है वो, भाई तुमसे बात कर रहा है 380 नैनोमीटर से 720 नैनोमीटर की। ये भाई तुम्हारी विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, ठीक है, कितनी होती है भाई, 380 से 720 नैनोमीटर, ठीक है। ये सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, मतलब कि जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो, किसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो, ठीक है। देखो कौन ये है ना, इसका प्रिंसिपल है एक्चुअली, हर जो तुम्हारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना वो इसी प्रिंसिपल पे बेस करती है, जिस भी जैसे आईआर है तो आईआर क्या करेगी भाई, तुम्हारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन आईआर रीजन, ऐसी विजिबल है तो तुम्हारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन, मतलब विजिबल रीजन की लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तब कौन सी स्पेक्ट्रम दिखाई देती है अपन को, विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाई देगी। और उसकी रेंज अपन ने पहले ही लिख ली 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर, समझे विजिबल स्पेक्ट्रम की बात। अब ध्यान दो ये काम में क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। सबसे पहली बात, जो भी कंपाउंड विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा वो सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, कलर्ड, कैसे होंगे, कलर्ड। कंपाउंड कैसे होते हैं भाई, इसमें कलर्ड होते हैं भाई, क्योंकि जो भी ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होता है ना वही रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। अपन बोलते नहीं है ना, दिस कंपाउंड शो कलर बिकॉज
लाइसिन विजिबल रीजन, यही तो बोलते हैं। विजिबल रीजन में अपने सारे कलर आ जाते हैं भाई, BIBGY OR, ठीक है ना, ये सारे आ जाते हैं भाई, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, सब आ जाते हैं भाई तुम्हारे। ऐसे अब देखो मैं और काम की चीजें बता देता हूँ विजिबल स्पेक्ट्रम की अप्रोच से। मैं ध्यान देना भाई, तुम्हारे एप्लीकेशन पार्ट में कंबाइनली करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करता है विजिबल स्पेक्ट्रम, मेनली जो तुम्हें बताता है ना, ये बताता है कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड कितना है। क्या बताता है तुमसे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बातें करता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितना है ये बताता है भाई। अब ध्यान दो, जैसे कि तुम्हारे पास एक तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास मान लो दो स्ट्रक्चर है, और तुमसे ये पूछ ले भाई इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, मतलब ये पूछ ले कि लैम्डा मैक्स किसकी ज्यादा है भाई। लैम्डा मैक्स पूछ लिया कि भाई फर्स्ट स्ट्रक्चर की ज्यादा है या सेकंड की, तो हमेशा याद रखना जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड होगा ना सिस्टम, देखो इसमें कॉन्जुगेशन लाई कर रहा है, तीन जगह पे दिख रहे हैं डबल बॉन्ड, इसमें दो जगह पे, ठीक है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, ये मोर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि लैम्डा सेकंड ज्यादा होगी हमेशा एज कंपेयर टू लैम्डा फर्स्ट, ठीक है। और ये जो अपन देखते हैं वो देखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की वजह से, तो ये जो वेवलेंथ मिलती है ना वो मिलती है अपनी विजिबल रेंज के अंदर, मतलब किस रेंज में, 380 टू 700, 380 टू 720 नैनोमीटर की रेंज में, ठीक है। तो ऐसे है ना, ये एप्लीकेशन पार्ट बताया मैंने कि तुम किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पता कर सकते हो कि वो कितना कॉन्जुगेटेड होगा या नहीं होगा, ऐसी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई और एक बार रेफर कर लेना मेरे कोर्सेस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें इतना बता रहा हूं मैं भी, ठीक है। 4 नंबर में यार काफी रहेगा, इसको डिटेल में करके लिख के आना। अब जैसे कि तुम डिटेल में कैसे लिखोगे, जैसे तुम पोरफायरिन रिंग वगैरह पढ़ते हो, अरे हीमोग्लोबिन तो पढ़ते हो, हीमोग्लोबिन में बायो इनऑर्गेनिक में तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो हीमोग्लोबिन का, उसमें कितना कॉन्जुगेटेड, हाईली कॉन्जुगेटेड रहता है ना, अरे देखते हो ना, ऐसे ही तो कुछ रहता है तुम्हारे, पायरोल रिंग बनी रहती है भाई, चार 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 पायरोल रिंग बनी रहती हैं, और वो फिर ज्वाइन रहती हैं ऐसे, ये चार पायरोल रिंग ज्वाइन रहती हैं और कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है फिर ऐसा। तो ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है ना, ये मोर कलर्ड होता है, क्यों, विजिबल स्पेक्ट्रम की वजह से, क्योंकि ये हाईली कॉन्जुगेटेड हो गया सिस्टम, और जब भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो विजिबल रीजन के अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं भाई मैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ध्यान दियो भाई। यहाँ पे मैं ना मेजर पार्ट करवा रहा हूँ तुम्हें हर चीज का एकदम से समझा समझा के, ठीक है। अब तुम्हें पूरा सिलेबस है, तुम पूरे साल भर में पढ़ते हो, ठीक है ये चीजें। अब ध्यान दो मेरी बात पे, नेक्स्ट चीज मैं क्या बता रहा हूँ। अगर अगला अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है भाई, तुमसे 3 टर्म्स ही पूछ लिए एक नंबर में, क्या पूछा भाई तुमसे, सबसे पहले फिंगरप्रिंट रीजन ही पूछा है ना, देख लेना भाई आगे पीछे हो जाए तो क्या हुआ, फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन पूछ रहा है भाई तुमसे। देखो ध्यान से, फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा होता है, फिंगरप्रिंट रीजन होता है अपना, इसकी रेंज याद रखना सबसे पहले तो, कितनी लिखेंगे भाई, 600 टू 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे तुम ये लाइन लिख दोगे ना, नंबर तुम्हारे वहीं पे कंफर्म हो जाते हैं कि फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा होता है भाई, 600 टू 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है अपना फिंगरप्रिंट रीजन। किस लिए यूज करते हैं अपन इसको भाई, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे अब बात ध्यान रखना, ये इसके बारे में देखो मैं ना पूरी आईआर के अंदर सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, ये फिंगरप्रिंट रीजन वगैरह की। इसमें तुम्हें एक नंबर में पूछा है तो कुछ नहीं, बस थोड़ी मीठी मीठी बातें करनी है, एक नंबर के लिए कितना लिख के आओगे, तो ये बातें बतानी भाई, फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए इतनी रेंज आती है, तो जो जो इस रेंज में आएगा उसको कौन डिटेक्ट कर लेगा, फिंगरप्रिंट रीजन से डिटेक्ट हो जाएगा वो। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड को पता कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की मतलब रेंज पता कर सकते हैं अगर वो फिंगरप्रिंट रीजन में आ रहा है तो, ठीक है। और मैं आगे चल रहा हूं,
और इसको बस तुम्हें रबड़ की तरह खींच के लिख के आना है, ठीक है। और अगर भाई ज्यादा ख्वाहिश हो रही हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, एक एक घंटे का लेक्चर देख सकते हो आराम से, ठीक है। ध्यान दो नेक्स्ट बात पे। अगला क्या है भाई तुम्हारे, रमन पोलराइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। रमन की बात कर रहा भाई, ठीक है ना, पोलराइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, कुछ नहीं, छोटी बातें याद रखनी। क्या बात याद रखनी है भाई, सेकंड में क्या देखना है भाई, देखो ध्यान दो, क्या बातें याद रखनी है तुम्हें। कैसे बताऊं इसको, मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे समझ लियो भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास चलो ऐसे कोई ले लिया, बीच में भी कार्बन है CO2, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसमें मैं करवा रहा हूं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकली खींच रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं समझो, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवा रहा हूं। अब देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवा रहा हूं तो ये इधर जितना शिफ्ट होगा उतना ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब इक्वली स्ट्रेच करवा रहा हूं। इसका मतलब जितना इधर पोलराइज होगा उतना इधर पोलराइज होगा, मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड इक्वली पोलराइज हो रहे हैं। ये वाला लेफ्ट में और राइट में इक्वली पोलराइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और रमन ने कहा ही क्या था, क्या कहा था भाई रमन ने, सीधे सीधे तरीके से यही बात बोली थी कि अगर चेंज इन क्या हो रहा है, पोलराइजेशन के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब कि म्यू, इसको लिख देता हूं पोलराइजेशन डायरेक्ट, पोलराइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, रमन एक्टिव होगा, ठीक है ना, मतलब पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, दोनों इक्वली पोलराइज होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, इक्वली पोलराइज। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रमन एक्टिव है। क्या है भाई, रमन एक्टिव है, क्या भाई रमन एक्टिव है। ऐसे देखो मैं एक और बात करता हूँ भाई, ऐसे तुम्हारे मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाता हूँ। अब देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, फर्स्ट तो ये हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब देखो मैं एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और करवाता हूँ, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवा रहा हूं भाई। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा भाई, देखो इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक साइड तो मैंने भाई खींच दिया तगड़े तरीके से और एक साइड को छोड़ दिया, मतलब एक साइड से तो पोलराइज कर दिया और दूसरी साइड से पोलराइज किया ही नहीं। मैंने क्या कहा, हमेशा इक्वली पोलराइज होना चाहिए। तो एसिमेट्रिक के अंदर हमेशा याद रखना, रमन क्या होता है, रमन इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, ठीक है, इनएक्टिव होता है। ऐसे एक और केस देख लो, ये और देख लो यार तुम, बेंडिंग और देख लो, बेंडिंग में कैसे, हमेशा रखना जब भी बेंडिंग की बात करें, मतलब क्या किया है, जैसे ये था तुम्हारा, इसी की बात कर लेते हैं भाई, इसको मैंने क्या कर बेंड करवा दिया, मतलब देखो ये तुम्हारा ऐसे था और मैं इसको ऐसे बेंड करवा रहा हूं। अब देखो ध्यान देना, कार्बन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो देखो ये दोनों इक्वली इतने बेंड हो गए, बेंड हो गए ना, बेंट हो गए ना, तो इसके अंदर सिर्फ क्या चेंज हुई है, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ है, ना कि बॉन्ड लेंथ चेंज हुई है। और जब भी पोलराइजेशन तभी होगा तुम्हारा जब बॉन्ड लेंथ के अंदर फर्क आए, तो इसके अंदर तो कोई पोलराइजेशन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, रमन इनएक्टिव है। इन एग्जांपल से तुम रमन स्पेक्ट्रा को तुमसे जो पूछा वो एक्सप्लेन कराना। अरे यार एक नंबर में काफी है, ठीक है काफी है भाई एक नंबर में। बोन ओपनहाइमर एप्रोक्सीमेशन बताना भाई थर्ड पॉइंट में, कुछ नहीं भाई सीधी सी बात है, उसने ये बोला भाई जो तुम्हारी टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई ट्रांसलेशनल, और ट्रांसलेशन होती है तुम्हारी नॉन क्वांटाइज, इसलिए क्या कर दिया, इसको गायब कर दिया उसने, ठीक है। तो उसने बोला कि ये तुम्हारी टोटल एनर्जी का सम है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज्यादा, फिर ई वाइब्रेशनल की, और फिर ई रोटेशनल की, ये तुम्हारा ऑर्डर आता है, ये बताया। और ये ऑर्डर भी कैसे आता है भाई तुम्हारा, कि भाई तुम्हारी जो ये होती है ना, वो इक्वल टू होती है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ के, और वो इक्वल टू होती है
रोटेशनल इंटू 10⁻⁶ के। ये तुम्हारे पास यही बता के गया था बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन की भाई टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ द रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सम, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी व्हिच इज फॉलोड बाय व्हिच वाइब्रेशनल एंड देन रोटेशनल, ठीक है ना, लिखवा दिया यार मैंने, देख लेना अच्छे से, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो जी अब अपन लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं भाई, यूनिट 4th पे आ चुके हैं। अरे हाँ जी, लास्ट में पहुंच ही चुके हैं आखिर अपन 4th पे भाई, बहुत लंबा सेशन हो गया। 4th पे देखो क्या क्वेश्चन दे रखे हैं तुमसे क्या पूछा भाई, ठीक है ना। देखो क्या पूछा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुमसे पूछा भाई sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आखिर होते क्या, इनको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, यही पूछा है ना भाई। आप ध्यान दो, सबसे पहले मैं sp बता देता हूं। sp हाइब्रिडाइज क्या होते हैं, sp हाइब्रिड क्या होते हैं, एग्जांपल भी पूछा है ना तुम्हारे, देखो ध्यान देना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। sp हाइब्रिड सबसे पहले क्या बताना है sp हाइब्रिड में कि देखो और चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देखो जी अब अपन अपने लास्ट सेशन पे आ गए यूनिट 4 पे, ठीक है, और यूनिट 4 में अपन सोल्व करने जा रहे हैं भाई 5th क्वेश्चन, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, तुमसे क्या पूछा भाई sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बता दो क्या होते हैं। तो देखो sp हाइब्रिड आखिर क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है, sp हाइब्रिड क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले sp हाइब्रिड के अंदर लिखने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि BeS2 हो गया तुम्हारा, BeCl2 हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना हमेशा दिमाग में, हमेशा याद रखना है। देखो कैसे होता है, BeS2 का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा कुछ ऐसा, ऐसा होता है तुम्हारा BeS2, मतलब दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो ध्यान से, जो तुम्हारे sp हाइब्रिड होता है ना, किससे बनता है, एक तो s ऑर्बिटल होगा तुम्हारा, और एक ऐसा होता है प्लस एक p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, p ऑर्बिटल होता है ये, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड sp ऑर्बिटल बना लेते हैं। कैसे देखो, हाइब्रिड sp ऑर्बिटल ऐसा होता है, ऐसा ऑर्बिटल बना लिया तुम्हारा दोनों ने मिक्स करके sp, ठीक है। ये क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। अब देखो एक बार समझना मेरी आदत से, अब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं, देखो एक बार अच्छे से। जैसे बीच में तुम्हारा Be है, ठीक है, ये यहां पे ऐसे, इसको मैं रफ कर रहा हूं B को, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। फिगर लिख देते हैं भाई, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो ये तुम्हारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ना, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है भाई, 180 डिग्री। ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे भी तुम देखोगे तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है ना, गलतियां नहीं करोगे ना भाई, 180 डिग्री आ रहा है ना, ठीक है। ये चीज बताएं, देखो एक्सप्लेन तुमसे पूछा, इनको एक्सप्लेन करो, जो sp हाइब्रिड वगैरह होते क्या है, तो तुम्हें ये सब बातें बतानी भाई, ये एग्जांपल है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल 180 होता है, फिर क्या बोलोगे भाई, बॉन्ड एंगल आ गया, फिर बोलोगे तुम्हें देखो sp है तो मतलब 50% क्या है, s कैरेक्टर है, और 50% क्या है, p कैरेक्टर है। ये चीजें बतानी है कि 50% s कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर होता है, ये सब बातें बतानी है, A to Z हर एक बात बतानी है। 4 नंबर में पूछा है, इतना सफिशिएंट रहेगा, और एग्जांपल के थ्रू और भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसे तुम, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है कैसा स्ट्रक्चर होगा, लीनियर है ये, कैसा है भाई, लीनियर होगा, लीनियर है ना sp हाइब्रिड, कैसा स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी लीनियर होगी, s कैरेक्टर 50, p कैरेक्टर भी 50 होगा, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, कर लोगे ना यार एक्सप्लेन। sp कंप्लीट हो गया भाई, अब मैं sp2 पे चल रहा हूं, sp2 देखो ध्यान से किस पे आ गए, sp2 पे। अब देखो sp2 फिर से एग्जांपल से बताऊं, देखो पहले चलो ध्यान देखो, sp2 ऐसे बनता है तुम्हारा, ठीक है,
ध्यान से देखने, ये सारे इक्वल होते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करो कैसा है ये एग्जाम्पल। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल BF3 मान लो एक, ठीक है ना, BF3। अब देखो जैसे B है, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। अब देखो ये तीन क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये देखो 1 2 3 तीन आ रहे हैं ना। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसकी शेप हमेशा कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है ना। कैसी है भाई, देखो ध्यान दो कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर। इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितना है, 120। इसके अंदर मैं ऐसे बता सकता हूँ 120 बॉन्ड एंगल है, बोल सकता हूँ ना यार, बोल सकता हूँ बॉन्ड एंगल 120 है, ठीक है। कितना भाई, बॉन्ड एंगल कितना है, 120 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, क्या है भाई, तुम्हारा sp2 है, sp2 है मतलब कि s कैरेक्टर कितना है 33% और p कैरेक्टर कितना है 66%। समझ गए ना, समझ गए ना भाई। 100 में से s कैरेक्टर 33.3 समथिंग और p कैरेक्टर 66, ठीक है ना। ये चीज समझ गए, ये बात बता के आनी है तुम्हें कि s कैरेक्टर होगा 33%, p कैरेक्टर होगा 66। इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर, और जो इसके अंदर बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री आता है, ठीक है। ये सब बातें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इसके अंदर तीन हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एग्जांपल जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ठीक है ना। लिख देना यार, बहुत एग्जांपल, ठीक है। ये चीजें सेकंड कंप्लीट भाई। 1.5 नंबर के लिए इतना लिखना काफी है, क्योंकि एक पेज तुम इसमें भर दोगे डायग्राम वगैरह बनाने में, मेरे को पता है, ठीक है। अब देखो लास्ट और पे आ रहे हैं sp3 के अंदर, sp3। अब देखो भाई तुम्हारा sp3 कुछ नहीं भाई, sp3 सबसे पहले मैं फिर से एग्जांपल बता देता हूँ क्या। जैसे कि नॉर्मली सबसे मेन अपन पढ़ते हैं CH4, मीथेन पढ़ते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, ऐसे ही तो बनाते हो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चार मीथेन ग्रुप जोड़ते हो, और क्या चारों के चारों कैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। देखो ध्यान देना कैसे, कुछ नहीं भाई, ये ऐसे ही बनाना है, सारी चीजें ऐसे ही करनी है अपन को। ये सारे के सारे कैसे हैं, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है ये, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, इधर लिख दूं क्या, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल। इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और क्या बताना भाई, sp3 है मतलब कि s कैरेक्टर कितना है भाई 25% और p कैरेक्टर कितना है 75%। ये चीजें बता के आनी है एग्जाम में, ठीक है। हो गया भाई, हो गया ना, ठीक है भाई। ये चीजें बताया ना एग्जाम में, ठीक है, ठीक है ना भाई। एग्जांपल्स वगैरह से एक्सप्लेन कर देना और डिटेल में, ठीक है। बहुत रहेगा सफिशिएंट। डायग्राम अगर बनाओगे तो आधे एक पेज तो वैसे ही भर देगो, 3 SP SP2 SP3 3 4 पेज तो ऐसे ही भर दोगे। 4 नंबर क्वेश्चन में और इतना क्या इतना लिख के आओगे तुम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करने तुम्हें क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ भाई मैं, नेक्स्ट पे चल रहा है भाई। नेक्स्ट क्या है भाई तुम्हारा, नेक्स्ट ध्यान देना तुमसे क्या पूछा भाई, B2 और O2 दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। पैरामैग्नेटिक देखो निकालने के लिए तुम्हें एमओ डायग्राम पता होना चाहिए। तुमसे क्या पूछा है, किसमें भाई, एक तो B2 पूछा है और एक O2 पूछा है, दोनों के अंदर पूछा है। चलो मैं एक ही डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं, बोर्ड छोटा तो नहीं है, चलो देखो बना तो देते ही है यार। ऑर्बिटल बना रहा हूं भाई मैं, ये भाई p ऑर्बिटल है। एक मिनट बस बना देते हैं भाई, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ध्यान देना हर बात से, ये तुम्हारा भाई एमओ डायग्राम है, एक बार देख लो। ठीक है ना। अब देखो समझने की कोशिश करना, पहले मैं B2 एक्सप्लेन कर देता हूँ, B2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। देखो B2 के लिए जब भी एमओ डायग्राम लिखोगे ना, इधर भी बोरॉन और इधर बोरॉन, और बोरॉन के लिए तुम्हें पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, यही होती है कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान दो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2
प्लस 2 प्लस 1 कितने 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। इधर एक बोरॉन की, दूसरे बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि B2 है अपने पास, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो दोनों को कंबाइन करवा दिया, मतलब ये क्या बना दिए, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए। अब देखो 10 हो गए टोटल, 5 प्लस 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हंस रूल फॉलो करना है। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। ये क्या है 1s, ये 2s और ये 2p, ठीक है। ऐसे होता है भाई तुम्हारे पास, s इधर भी लिख दो 1s 2s 2p, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं ये क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड है। और मैंने कहा था जब भी बंदा सिंगल होगा बंदा तो क्या बोलेंगे उसको, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास, समझ लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। बस तुम्हें यही एमओ डायग्राम एक्सप्लेन करना है, तुम्हें नंबर देगा वो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, बस इतनी बात बतानी, और ज्यादा राम कहानी मत लिख के भाई, और फालतू चीजें मत लिखना। अब आगे बात पे ऐसी ऑटो के लिए और एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, इसी में ऑटो के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। अब इसकी जगह लिख दो ऑटो के लिए ऑक्सीजन, इधर भी लिख दो भाई ऑक्सीजन, ठीक है। ये रफ कर देते हैं थोड़ी मोड़ी चीजें। देखो बी का तो समझ में आ गया ना, अब ऑक्सीजन के लिए और देख रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का जब भी एमओ डायग्राम बनाओगे ना तब हमेशा याद रखना कि सिर्फ यहां चेंजेस आते हैं, यहां पर कुछ नहीं भाई। 2 ऑर्बिटल्स ऊपर बनाने हैं और एक नीचे बनाना है जब ऑक्सीजन का बनाओगे तुम, ठीक है ना। अब देखो बस सेम कुछ नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4 लिखते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 प्लस 4 6 हो गए ना। तो बस कुछ नहीं, कितने 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए भाई। इसमें भी भाई 6 7 8 भर दिए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंबाइन किए तो कितने हो गए 16, ठीक है। कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 भर दिए। अब देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फिर से क्या दिख रहे हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये पैरा मैग्नेटिक है। मतलब बंदा कैसा है भाई, बंदा सिंगल बंदा है, सिंगल, दो सिंगल बंदे हैं, 2 सिंगल बंदे, इसका मतलब कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। समझ गए भाई, ऐसे एक्सप्लेन करना है, कैसे, O2 का डायग्राम। दोनों इसीलिए पैरामैग्नेटिक होते हैं, दो क्यों, दोनों के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो 1 to 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई, 5th पे का नेक्स्ट पार्ट भाई। क्या पूछ रहा है भाई तुमसे, बीपीटी पूछ रहा है। अरे बीपीटी बीपीटी यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो बीपीटी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ रहा है भाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ नहीं बताया, ये बताया कि 2, मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, सिंगली ऑक्यूपाइड है, दिख रहा है या नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीपीटी ने ये कहा कि भाई कोई भी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, ये कैसा भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये है ना कंबाइन कर जाता है दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है ना, और बना देता है एक मॉलिक्यूल। मतलब दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बना लेते हैं भाई, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो भाई बीबीटी ने यही एक्सप्लेन किया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए पहली बात, इसी की वजह से इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी आई थी, जैसे XCF2 जो तुम्हें मैंने करवाई है लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी में, कि XCF2 की एक लिमिटेशन है क्योंकि Xc तो पहले से फुल्ली फिल्ड होता है लेकिन फिर भी वो बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन के लिए समझे कि बीबीटी बताना, बीबीटी का मेन मकसद समझे, उसने ये कहा कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। अब अगली बातों पे ध्यान दे लो भाई, जो ये बता के गया बीबीटी ने भाई कुछ नहीं एक्सप्लेन करता है भाई, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है।
हाइब्रिडाइजिंग मतलब sp3 है, sp2 है, ये सब मैं दिखा चुका हूँ, निकाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वीबीटी का भी, ठीक है। और तुम्हें क्या बताता अभी, हाइब्रिडाइजेशन से तुझे ज्योमेट्री या शेप वगैरह ज्योमेट्री पता चल जाएगी, ठीक है। और क्या पता लग जाएगा अभी तुम्हें, मैग्नेटिक नेचर वगैरह पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। और तुम क्या टाइप वो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। और यार बीपीटी तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने का है भी नहीं, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो बिल्कुल सिंपल होगी बातें, ठीक है ना। तो तुम्हें बस याद रखना ये चीजें एक्सप्लेन करने के काम में बीपीटी आती है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करना, नहीं बीपीटी पढ़ने में तो इतनी दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इतने भाई मजदूरी करने की जरूरत नहीं है मेरे को भी आज, ठीक है। ये देखो, और फिर मैंने क्या कहा, बीपीटी की लिमिटेशंस वगैरह देखो, मैं अभी बस थ्योरली बता देता हूँ, इस चीज को थ्योरली बता रहा हूँ, दिमाग में डाल लो। बीबीटी में सिंपल बातें करके आनी है, जब तुम्हें लिमिटेशंस पूछे तब कुछ नहीं भाई, कलर नहीं बताता किसी भी कॉम्प्लेक्स का, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे कि XeF2 हो गया, क्योंकि Xe पहले से नोबल गैस होता है, Xe उसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं बीबीटी, ठीक है। बीबीटी स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। और इसके अंदर जब बीबीटी तुम्हें थोड़ी मतलब एक्सप्लेन करनी हो तो कुछ नहीं भी, दो हाइड्रोजन को पास पास लेके आ रहे हैं तो उनमें अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं, वो चीजें एक्सप्लेन करनी होती है तुम्हें। एक बार रीडिंग मार लेना, सब समझ में आएगा बीपीटी का, ठीक है ना आए तो भी मेरे को बोल देना, ठीक है। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, चलो मैंने पढ़ा रखे बीपीटी, और वैसे भी तुम बचपन से पढ़ते आते हो, फर्स्ट टाइम में आता है यार बीपीटी तो तुम्हारे, इतनी बार पढ़ ली होगी बीपीटी, ठीक है। आगे चलो भाई, अब लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं भाई, सिंपल कंप्लीट कर देते हैं सेशन, ठीक है। ध्यान दो मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं तुमसे, पूछा हाइड्रोजन पूछा भाई, सिंपली मैं है ना बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूं, क्या पूछा भाई, H2+, इसकी एनर्जी पूछी है भाई हाइड्रोजन के लिए, क्या मैंने अभी बताया तुम्हें, ऑर्बिटल बना लो भाई तुम, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऑर्बिटल बना लो। देखो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों के पास क्या, 1s1 1s1। अब देखो प्लस आया मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गायब, कोई खा गया एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन खा गया, तो ये क्या 1s0 है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या करना है तुम्हें, H2+ के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ऐसे भरने भाई, एक इलेक्ट्रॉन भरना है भाई, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन, याद रखना। इसके लिए इसको क्या लिख दूं मैं, 1s हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई है, ठीक है। अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, जो ये तुम्हारा ऑर्बिटल बन रहा है ना, ये वाला, ये होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और इसकी एनर्जी क्या है, ई लिख लो भाई, ये ई बॉन्डिंग है, और ये क्या है, ई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी। तो हमेशा ना जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ईबी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, इसीलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या आती है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, मतलब इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वाले ऑर्बिटल के, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है, ये चीज समझ गए। बस भाई तुम्हें यही बातें बतानी है, 2-3 नंबर 1-2 नंबर कितने पूछा है, ठीक है। और फिर क्या बताना भाई, ये चीज एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा देना भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बॉन्डिंग कितने भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना, एक ही है ना, 1 डिवाइड बाई एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं, तो हाफ इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा स्टेबल और एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, स्टेबल और H2+ एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे एक्सप्लेन करके आनी है चीजों को, मैंने बिल्कुल अच्छे एक्सप्लेन कर दिया यार, तुम एक बार लिखना देख लेना अच्छे से, ठीक है, कैसे लिखना है, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। पूरा पूरा सेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा तुम्हारा जितना भी पूरा पेपर था, ठीक है। और अच्छे से पेपर करके आना भाई, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, bye bye. You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.